नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपना जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, जिसके अंदर अपन ने जो है पादपों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ा। जिसके अंदर अपन ने जो है एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। आज जो ले रहे हैं वो है पादपों के बाहर आकारिकी, जिसको बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है यानी बाहर की आकारिकी कैसे होती है, जिसमें अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जड़ के बारे में, फिर पत्तियों के बारे में, ये स्टेम के बारे में और पत्तियों के बारे में, इनके बारे में देखेंगे कि इनकी बाहरी आकारिकी कैसे होती है। फिर इसके लेंगे आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं अपन सबसे पहले पादप के जो है बाहरी आकारिकी के बारे में अगर देखना जाए तो सबसे पहले जो रहेगा वो अपनी जड़ रहेगी। जड़ के क्या जो है वो जो लक्षण होते हैं वो अपन पढ़ेंगे कि भाई जड़ कैसी होती है, क्या काम करती है। दूसरी बात जो है कि जड़ का मॉडिफिकेशन जो होता है, ये जड़ जो होती है अपने कार्य के अलावा दूसरे कार्य भी करती है। वो कौन कौन से हैं, तो उनके आधार पर जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है, इनको अपन आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाह्य आकारी मॉर्फोलॉजी के अंदर। सबसे पहले जो है वो रहेगी अपनी जड़ के बारे में। ठीक है, जड़ समझने जानते हैं। जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित भाग होता है, यानी मूलांकुर से विकसित भाग का मतलब ये है कि अगर आप देखने जाओ जो सीड होता है, सीड के दो भाग होते हैं। सपोज मान लो जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण, भ्रूण के जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है जो आप मान लो कि इसको बोला जाएगा प्रागंड, ठीक है। दूसरा होता है उसको बोला जाता है मूलांक। मूलांकुर और प्राक। मूलांकुर जिससे आगे चल के कोई भी जो होती है वो क्या बनाती है, मूल की संरचना होती है या जड़ का निर्माण। ठीक है, प्रांकुर से पर्रों का निर्माण, निर्माण होता है, पर्रों का निर्माण होता है। तो मूल वो भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित हो। मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल को अपन क्या बोलेंगे, जो है मूसला मूल कहलाती है। ये वाली जो मूल जो है उसको वास्तविक मूल है और उसको बोला जाता है मूसला मूल। मूसला मूल बोला जाता है और जिसे बोला जाता है टैप रूट। क्या बोला जाता है, टैप रूट कहा जाता है। तो मूसला मूल जो विकसित होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है अपने मूलांकुर वाले भाग से, यानी बीज के अंदर। और अगर आप आकार की मूल की देखना चाहो तो उस समय आपको मूसला मूल की अगर स्टडी करनी है तो जो अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित हो रहे बीजों से की जाती है, बीजों में की जाती है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि मूसला मूल किस प्रकार से है तो इसके अंदर अपन देखने जाएंगे। तो यहाँ मूसला मूल में क्या होता है कि प्राथमिक जो रूट होती है यानी मेन रूट जो होती है वो मेन रूट है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन मेन रूट। ये आपकी कौन सी है, मेन रूट होती है या मेन रूट है ये। मेन रूट, मेन रूट से दूसरी तरफ जो रूट निकलती है उसको अपन प्राथमिक, इससे वापस दूसरी निकलेगी उसको द्वितीय, और इसी तरह से तृतीय। ये जैसे होगी प्राथमिक मूल, ये होगी द्वितीय मूल और ये होती है तृतीय मूल। इस तरह से ये मूल निकलती है, यानी एक मेन रूट होती है, उसके दूसरी तरफ से दूसरी रूटें जो होती है वो अराइज होती है। तो इसको बोला जाता है टैप रूट। दूसरी होती है फाइबर्स रूट। दूसरी कौन सी है, पहली जो है वो आपकी कौन सी है, वो है टैप रूट, जिसको बोलेंगे अपन मूसला मूल। दूसरी जो मूल होती है उसका नाम जो है वो है फाइबर्स रूट या रेशेदार मूल। ये जो विकसित होती है वो मूलांकुर से तो होती है, लेकिन अविकसित होती है और लुप्त हो जाती है। बाद में कैसे हो जाती है, लुप्त हो जाती है। फिर इसके स्थान पर दूसरी रूट आती है, दूसरी रूट आती है या मूल आती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपको कौन सी, रेशेदार मूल कहा जाएगा।
इनकी संरचना अगर देखने जाए तो कुछ इस प्रकार से रहती है, ये फाइबर्स के जैसे होती है और इस तरह से रहती है। ठीक है, अच्छा ये वाली जो मूल जो है वो आपको एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में। लेकिन आप अगर जो टैप होती है वो पाई जाती है द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ठीक है, तो एक बीजपत्री के अंदर कौन सी मूल होती है, वो होती है, आप देखने जाओगे तो फाइबर्स रूट होती है। ठीक है, और द्विबीजपत्री के अंदर देखो फाइबर्स रूट में क्या होता है कि जो वास्तविक जो मूल जो होती है वो तो हो जाती है लुप्त, और फिर दूसरी जो रूटें निकलती है, ठीक है, वो फाइबर्स की तरह होती है, एक पॉइंट से अराइज होती है और वहां से निकलती है, और इसी को बोला जाता है कौन सी, रेशेदार मूल, इसको फाइबर्स रूट भी बोला जाता है, अपस्थानिक मूल्य भी कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट भी। यानी मूलांकुर के अलावा किसी भाग से अगर कोई रूट जो होती है उनको अपस्थानिक मूल या ये रेशेदार मूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है मूलांकुर। वास्तविक मूल कौन सी है, मूल मूल है, यानी जो मूलांकुर यानी रेडिकल, मूलांकुर को क्या बोला जाएगा, रेडिकल। किससे बनती है, रेडिकल, और इसको बोलते हैं प्लूमूल, प्लूमूल बोलते हैं। ठीक है, तो प्लूमूल से जो अरेंज होती है वो तो होता है पर्रो, जिसको बोला जाता है सूट, क्या बोला जाता है, सूट। और मूलांकुर से बनती है क्या, रूट, ये बनती है रूट। रूट के भी दो प्रकार है, पहला प्रकार जो है वो मूसला मूल का है, दूसरा जो है वो रेशेदार मूल का है। मूसला मूल में जो है वो मूलांकुर से विकसित होती है, इसमें मेन रूट होती है, मेन रूट से प्राथमिक द्वितीय ये निकलती जाती है। ठीक है, दूसरी जो होती है वो कौन सी है, रेशेदार मूल है, जिसमें क्या होता है मूलांकुर से विकसित जो होती तो है लेकिन अल्प विकसित होने के बाद में लुप्त हो जाती है, फिर दूसरी जो रूट निकलती है वो क्या कहलाती है, रेशेदार मूल कहलाती है। ठीक है, ये एक बीजपत्री में होती है, दूसरी द्विबीजपत्री में होती है। पहले मूल की अगर बाहरी आकार की देखें तो मूल के अंदर भूमिगत भाग होता है, जिसका विकास कहां से होता है, मूलांकुर से। किससे होता है, मूलांकुर, रेडिकल से। पौधे की भूमि में स्थित, एक तो इसका कारण क्या है कि पौधे को, काम क्या है इसका, कार्य क्या है कि पौधे को स्थिर रखना कहां पे, भूमि के अंदर। ठीक है, ताकि वो दृढ़ वहां पे टिका रहे। ठीक है, उसके बाद में जो है मूल का पौधों को भूमिगत भाग है जिसका विकास मूलांकुर से होता है, और ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, ये इसका मेन कार्य है। जल खनिज लवणों का अवशोषण जड़ करती है। अच्छा, मूल के जो प्रकार है वो दो प्रकार के जो मैंने आपको बताया, पहला रूप जो है प्रकार है वो कौन सा है आपका, टैप रूट है, और दूसरा जो है ये टैप रूट है, और दूसरा जो है वो क्या है, फाइबर्स रूट है, जिसको बोलेंगे अपन फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट, ठीक है। अच्छा, ये भ्रूण से विकसित मूलांकुर की वृद्धि होने से प्राथमिक मूल, प्राइमरी रूट होती है, और प्राथमिक मूल से अनेक पार्श्व जो होती है वो शाखाएं जो होती है अग्राभिसारी, जिसको बोलते हैं अग्राभिसारी, अग्राभिसारी। ठीक है, से बनती है एक्रोपेटल। एक्रोपेटल जो होता है वो होता है कि भाई जो नई रूट बनेगी, फिर नई रूट जो होगी वो आगे की तरफ, और नीचे की तरफ जो होती है वो पुरानी रूट, नहीं पुरानी रूट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होती है वो नई रूट होती है। अग्राभिसारी एक्रोपेटल क्रम में यानी द्वितीयक मूल कहलाती है, वहां से दूसरी जो मूल निकलेगी उसको द्वितीयक मूल कहेंगे। द्वितीयक मूल इसी प्रकार क्रम से तृतीय मूल बनाती है, और प्राथमिक मूल सीधी रहती है, हमेशा प्राथमिक मूल कैसे रहेगी, वो सीधी रहेगी। जो मैंने आपको बताया मेन रूट जो है वो कैसी है, ये प्राथमिक रूल है। ये कौन सी है, ये जो मेन रूट है ये कौन सी है, प्राथमिक है, ये प्राथमिक है, और ये आपका जो दूसरी निकलती है ये द्वितीय, ठीक है, और फिर ये तृतीय, फिर आगे से आगे ये चतुर्थी हो सकती है। ठीक है, प्राथमिक मेन रूट जिसको बोलेंगे मेन रूट, प्राथमिक रूट, फिर ये प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, इस तरह से ये रूटें निकलती है। फिर प्राथमिक मूल सीधी रहती है, पार्श्व शाखाएं तिरछी व क्षैतिज दिशा में जा सकती है, जो दूसरी जो एराइज होती है वो टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है या फैल भी सकती है। मूसला मूल हमेशा ध्यान रखना किसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशेदार मूल, दूसरी जो मूल है वो कौन सी है, रेशेदार मूल। रेशेदार मूल एक बीजपत्री पादपों में मूलांकुर में परिवर्तन से प्रथम मूल अल्प विकसित होती है, अल्पजीवी होती है। ठीक है,
थोड़ी बहुत दिनों तक रहती है, फिर नष्ट हो जाती है और शीघ्र ही क्या हो जाती है, नष्ट होकर इनके स्थान पर इनके तने के आधार भाग से पतले रेशे के सदस्य अनेक जगह निकलती है, जिनको रेशेदार मूल कहा जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, फाइबर्स रूट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन रूट, ठीक है, फिर ये प्राथमिक, प्राथमिक से ये प्राथमिक, ये द्वितीय, तृतीय, इस तरह से ये रूटें निकलती है। ठीक है, तो ये मेन रूट ये सीधी रहती है। इसके अंदर देखने जाओ तो ये जो है वो इस तरह से फाइबर्स के रूप में होती है, इस तरह से रूप में निकलती है। आप एक विस्पति घास को उखाड़ के देख सकते हो, उसके अंदर कौन सी मिलेगी आपको, जो रेशेदार मूलें मिलती है। अब मूल में प्राय निम्न लक्षण पाए जाते हैं। मूल क्या करते हैं, पहली चीज, मूल जो है वो पादप का अंडरग्राउंड भाग होता है, यानी ये नीचे वाला भाग जो है वो मूल होती है। ऐसा यहाँ पे आप देखने जाओगे कि ये अनुवर्ती गतियां जो होती है वो करते हैं। अनुवर्ती गति यानी आपको जल जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलता है जमीन के अंदर, तो ये जल की तरफ गति करती है। ठीक है, जल की तरफ गति करती है, तो जलानुवर्ती, जलानुवर्ती, ठीक है, जलानुवर्ती गति कहती है। दूसरा, ये जीव जमीन की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वहां पे करती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, गुरुत्वानुवर्ती गति। ये भी कैसी है, उसकी तरफ करती है, इसलिए पॉजिटिव है, तो ये जमीन के नीचे, तो ये गति की दिशा जो होगी वो इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, पानी भी नीचे है और जमीन भी नीचे। ठीक है, दूसरा, लाइट, लाइट जिसको बोलेंगे अपन फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्ती गति, प्रकाशोन्वर्ती गति। ये जो होती है ये नेगेटिव होती है, ये कैसी होती है, नेगेटिव है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कैसी है, मूल धनात्मक जमीन की तरफ जाती है, सही है, ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, बल की तरफ। दूसरा होता है धनात्मक, क्या होती है, जलानुवर्ती, जल की तरफ जाती है। और लाइट पे कैसी होती है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, कौन सी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, प्रकाशोन्वर्ती, प्रकाशोन्वर्ती वो ऋणात्मक होती है, वो कैसी होती है, ऋणात्मक, लाइट की तरफ। यानी प्रकाश, जल जो होता है वो लाइट की तरफ गति नहीं करती है, वो हमेशा जमीन की तरफ, अंधेरे की तरफ गति करती है। इसमें हरित लवक का अभाव होता है, ठीक है, इसलिए ये हरी नहीं होती। इसमें पर संधिया, पत्तियां, कलिका अनुपस्थित होती है। पार्श्व मूल जो निकलती है वो परिरम से निकलती है, कहां से निकलती है, परिरम, परिरम जो होता है उससे क्या निकलती है, पार्श्व मूले निकलती है। ठीक है, पार्श्व मूले जो अंतर्जात है एंडोफिसियस होती है। संबंध पूर्ण कौन से होते हैं, अरीय होते हैं। अरीय का मतलब आप देखने जाओगे, ये जैसे जाइलम, तो ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, इस तरह से ये अरीय होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, संबंधपुर इसके अंदर रहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मंडल अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं, दोनों अलग अलग है, संयुक्त नहीं होते। ये जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, ये जाइलम मानो, ये फ्लोएम मानो, इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अरीय इसको बोलते हैं अरीय। मूल शीर्ष पर मूल गोप पाई जाती है, जो इसको मिट्टी में घर्षण से बचाती है। मूल के शीर्ष पे यहाँ पे मूल गोप पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मूल गोप, जो इसको क्या करती है, घर्षण से बचाती है, क्योंकि वो जमीन की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे जो मिट्टी जो होगी उससे घर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो मूल की ये रक्षा भी करती है, सुरक्षात्मक कवच भी। मूल पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं, एक कोशिकीय यानी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थ्रेड जैसे एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। ये मूल रोम या रूट हेयर जो होते हैं, इनका मेन जो कार्य होता है वो वही जल अवशोषण का रहता है, यानी जल अवशोषण का मेन जो कार्य है कौन करता है, रूट हेयर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेन जो जल जो है वो अपने जल अवशोषण का कार्य नहीं करती, अवशोषण जो है वो हमेशा कौन करते हैं, रूट हेयर करते हैं। रूट हेयर जो है वही क्या करते हैं, जल एवं खनिज लवणों का
अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ये है अपने जल के कुछ गुण लक्षण। ठीक है, प्रकाश की तरफ ऋणात्मक है, बाकी सब जल की तरफ, और गुरुत्वानुवर्ती जो जलानुवर्ती है जिसको बोलते हैं अपन जियोट्रॉपिक, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट जो है उनमें ये लाइट की तरफ नहीं जाती है, इसमें उल्टी दिशा में जाती है। ठीक है, लाइट ऊपर की तरफ है, ये जाती नीचे की तरफ, इसलिए ऋणात्मक है। बाकी दोनों जल की तरफ है, जमीन के अंदर जल है। और दूसरी जो है ग्रेविटी, ग्रेविटी भी जमीन लगाती है। ठीक है, तो दोनों जो है वो पॉजिटिव है। हरितलवक का अभाव होता है, परव संध्या पर है, ठीक है, कलिका ये अनुपस्थित होती है। परिरम से क्या निकलती है, जो पार्श्व मूल्य जो होती है वो परिरम से होती है, अंतर्जात है। समनपुल अरिय होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम त्रिज्या में व्यवस्थित होते हैं अलग अलग। मूल गोप पाई जाती है और क्या निकलते हैं, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। अब है मूल चित्र, जोन ऑफ रूट, या कह सकते हैं रूट जोन। रूट में अलग अलग क्या मिलते हैं, क्षेत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्षेत्र। जिस तरह से आपको ये डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहला जो नीचे वाला क्षेत्र जो होता है उसको बोला जाता है क्या, रूट कैप। कौन सा बोला जाता है, रूट कैप। ठीक है, उसके ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमिक, यानी शीर्षक जो विभजोतक वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में जो क्षेत्र होता है वो दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन वाला एरिया। कौन सा एरिया होता है, इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण वाला। तो तीसरा जो होता है वो लास्ट, जो चौथा सॉरी, वो है एरिया ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्व क्षेत्र। तो सबसे पहला जो है मूल रूप, फिर है उसका विभजोतक वाला एरिया, डिवाइडेशन वाला। उसके बाद में है दीर्घीकरण वाला, यानी उसका इलॉन्गेशन वाला। और तीसरा जो लास्ट, जो चौथा जो है वो कौन सा है, वो है आपका जो है मैच्योरेशन या परिपक्व वाला एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, मूल गोप, ये मूल गोप है। नीचे वाला रूट कैप जिसे बोलते हैं अपन। रूट कैप क्या करेगी, जो मूल की जो शीर्ष कोशिका है उनको ये क्या करती है, घर्षण से बचाती है। अच्छा, तो घर्षण होगा तो क्या होगा, तो मूल जो गोप है या कैप जो है उसकी कोशिका भी क्या होगी, नष्ट होती जाएगी। लेकिन उसकी कोशिका उसके ऊपर जस्ट मिल रहा है क्या, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक को बोला जा सकता है कि वो जिसके अंदर जो सेल होती है, जिनके अंदर डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है, विभाजन की क्षमता होती है, वो कोशिका यहाँ पे पाई जाती है। तो जैसे जैसे रूट कॉर्प जो होती है वो जो घर्षण के कारण टूटती रहेगी, सती होती जाएगी, तो उनकी पूर्ति जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वहां पे सेल डिवाइड करती रहती है। तो मूल गोप जो होती है वो एज इट इज बनी हुई रहती है। ठीक है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि मूल गोप जो है वो क्या करती है, मेन रूट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो मूल गोप का काम यही है। ये शीर्ष पे टोपी नुमा संरचना होती है। वर्दी क्षेत्र के अर्थात शीर्ष की सुरक्षा करती है। वर्दी क्षेत्र यानी विभजोतक वाला क्षेत्र दूसरा, उसकी ये रक्षा करती है। मूल की भूमि के अंदर वर्दी होने से मूल गोप की कोशिका घर्षण द्वारा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, किंतु विभजोतक उत्तर से बनी हुई नई कोशिका इसकी पूर्ति कर लेती है। जो विभजोतक होता है कि इसके जस्ट ऊपर जो है विभजोतक वाला एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक वाला एरिया, तो वहां की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तो इसलिए वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये उसको पर पूर्ति कर लेती है। जैसे ही कोई नष्ट हुई वापस ये नहीं बनती रहती है, यानी ये एज इट इज रहती है। दूसरा है, जलीय अगर कोई पौधा है तो उसमें मूल कोप के स्थान पे मूल पोटलिका पाई जाती है, जिससे वो तैरता रहेगा, जिसको रूट पॉकेट पाए जाते हैं। ये जो होता है वो किसमें मिलता है, एक तो पिस्टिया में मिलता है। किसमें मिलता है, पिस्टिया में। और एक होता है लेमिना के अंदर ये पाया जाते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। कोशिका विभाजन या विविधोत्तर क्षेत्र। अब जैसे ही मूल गोप से ऊपर आएंगे कुछ ही मिलीमीटर पर ये आपको क्षेत्र मिलता है। अच्छा, इस क्षेत्र की कोशिका क्या होती है, विभाजित होती रहती है। क्योंकि इस क्षेत्र की अगर कोशिकाओं की बात करें तो उसके अंदर सघन जो होता है वो क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, उसकी भित्ति भी क्या होती है, पतली होती है, इसलिए इसमें विभाजन की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी बात, आधा भाग जो होता है वो, कुछ भाग जो होता है वो इसका इससे ढका हुआ रहता है। मूल जो गोप होती है, मूल जो रूट कैप होती है उससे घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये वर्दी में जो वर्दी होती है वो यहाँ से होती है। मूल के क्षेत्र के शीर्ष के ऊपर की ओर 1 मिलीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मूल गोप से घिरा हुआ है। क्षेत्र की कोशिकाएं सघन द्रव्य होता है, युक्त है, आकार में छोटी होती है, पतली होती है, भित्ति वाली
होती है ताकि विभाजन कर सके। कोशिका में बारंबार विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है या रहती है। नई बनी कोशिका मूल गोप को नष्ट हुई कोशिकाओं की पूर्ति कर लेती है। ठीक, ऊपर की ओर नई बनी कोशिका लंबी होकर मूल की लंबाई में बढ़ाती है। ये देखो ऊपर वाली जो आप कोशिका देखोगे और यहाँ वाली कोशिका देखोगे तो यहाँ पे जो होती है वो कैसी होती है, लंबी बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने से ये इसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, मूल की बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो ये था कोशिका विभाजन क्षेत्र या विभजोतक वाला क्षेत्र। पहला क्षेत्र है वो मूल गोप है, रूट कैप वाला रीजन है। दूसरा जो है वो किसका है, डिवाइडेशन सेल डिवीजन वाला है, ये मेरिस्टेमेटिक या विभजोतक वाला क्षेत्र होता है। ये विभाजन की क्षमता होती है या ये लंबाई में इसकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो है वो दीर्घीकरण वाला क्षेत्र। कौन सा, दीर्घीकरण। ये क्षेत्र विभजोतक क्षेत्र के ऊपर 1 से 5 मिलीमीटर तक होता है। इस क्षेत्र में विभजोतक क्षेत्र से बनी कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कर मूल की लंबाई में वृद्धि करती है। ये वही सेल है जो ऊपर चली जाती है, फिर नीचे जो होती है विभाजित होती है तो ऊपर चली जाती है, और ये धीरे धीरे क्या होती है, अपनी लंबाई में वृद्धि करती है, जिससे मूल की वृद्धि जो लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में है परिपक्व क्षेत्र। ये जो होता है वो कौन सा है, परिपक्व क्षेत्र है। मैच्योर जो है वो क्या रीजन है। इसमें दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक ये क्षेत्र परिपक्व क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये परिपक्व क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये दीर्घीकरण वाला क्षेत्र है, और ये वाला जो है वो मेरिस्टेमेटिक वाला क्षेत्र है, और उसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है क्या, रूट कैप वाला, ये कौन सा है, रूट कैप वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो क्षेत्र नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये सेंटीमीटर में बराबर। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और परिपक्व होने पर उत्तकों में विभक्त हो जाती है, यानी ये उत्तक बना जाती है, इनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस क्षेत्र में अधिसंध की कोशिकाओं में अतिवृद्धि के कारण असंख्य क्या बनते हैं, मूल रोम बनते हैं। और अधिरम में भी कौन सा, परिरम की कोशिका, परिरम की जो कोशिकाएं होती है वो क्या बनाती है, यहाँ पे मूल रोम बनाती है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी लिखा था कि मूल रोम के कारण पौधे भूमि की दृढ़ता से स्थिर रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, और जल एवं खनिज पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो मूल रोम ही क्या करते हैं, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। आपको ये जो हल्के हल्के जो दिख रहे हैं इनको ही बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है, रूट हेयर बोला जाता है। ठीक है, जो करते हैं जल अवशोषण का कार्य। ठीक है, यानी क्या बोली है, रूट हेयर। ठीक है, अच्छा, पानी जो होगा वो यहाँ से अंदर आएगा, और फिर ये आपका वेस्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो बीच में होता है, साइड में, रूट हेयर में नहीं होते, वो जल कोशिका से कोशिका के अंदर। उपरोक्त सभी क्षेत्र के बाद ऊपर वाले भाग को अग्राभिसारीकरण के अंत से पार्श्व में क्या होती है, विन्यासित हो जाती है। फिर दूसरी जो जड़ें होती है वो अग्राभिसारी से यहाँ पे क्रम में पार्श्व जड़ें निकलती रहती है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके क्षेत्र होते हैं। तो पहला क्षेत्र है वो है रूट कैप वाला, दूसरा जो है मेरिस्टेमेटिक वाला, विभजोतक वाला, थर्ड जो है वो इलोंगेशन वाला, तो फोर्थ जो है वो मैच्योरेशन वाला जो क्षेत्र हो या परिपक्व क्षेत्र होता है। ठीक है, अब है मॉडिफिकेशन। देखो रूट के अलग अलग काम के आधार पे, ठीक है, इनका क्या हुआ है, रूपांतरण हो गया। तो मूल का रूपांतरण जो है, ठीक है, पहला जो पढ़ेंगे वो इसका पढ़ेंगे अपन, मूसला मूल का रूपांतरण। कौन सा है, मूसला मूल का रूपांतरण। मूसला मूल, ठीक है, पहला है खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरण, यानी ऐसी जड़ें जो क्या करती है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण कर लेती है और फूल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, ये जड़ें अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का क्या करती है, अवशोषण करके ये क्या करती है, या उसको संग्रहण करके ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अब इसके संग्रहण के आधार पे, मोटी होने के आधार पे इनका जो आकार जो होता है अलग अलग होता है। तो आकार के आधार पे तर्क रूपी भी होती है, आकार के आधार पे कुंभी रूपी भी होती है, शंकु रूपी भी होती है, और शाकन रूपी भी होती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि तर्क रूपी जिसको फ्यूजिफॉर्म बोला जाता है, फ्यूजिफॉर्म, ठीक है, ये मध्य भाग में फूली हुई रहती है। मध्य भाग जो होगा वो कैसा होगा, फूला हुआ रहेगा। ये है आपका फ्यूजिफॉर्म, यानी एक पहला नंबर वाला। ठीक है, ये फ्यूजिफॉर्म है।
ठीक है, तो आप देखो ये क्या है, मध्य भाग से खुली हुई रहती है, किनारों पे से वापस पतली हो जाती है, ये किनारों पे पतली होगी, बीच में से ये मोटी होगी, वापस यहाँ से पतली होगी। ठीक है, दोनों सिरों पे क्रमशः ये कैसी रहती है, पतली हो जाती है। इसमें आती है कौन सी, मूली। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कैरेट यानी मूली है। दूसरी जो है वो कुंभी रूपी, तो आपको नजर आ रहा होगा कुंभी रूपी। इसका जो भाग जो होगा वो ऊपरी भाग जो होगा काफी फूला हुआ है, ऊपरी भाग देख सकते हो काफी फूला हुआ है। ठीक है, और निचला भाग जो होता है वो एकदम पतला होता है। इसका उदाहरण जो है वो सलजम है। ठीक है, ये सलजम। तीसरा जो है वो शंकु रूपी है। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है और निचली हिस्सा क्रमशः कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। ऊपरी हिस्सा देखो आप, ये जो चौड़ा है, और निचले हिस्सा जो होता है बिल्कुल कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। ये आपका एग्जाम्पल कौन सा है, गाजर, कैरेट। ठीक है, तो ये कैरेट जो है वो कैसी है, शंकु रूपी है। मूली जो है वो कैसी है, तर्कु रूपी है। ठीक है, और ये जो है सलजम जो है वो कैसी है आपकी, जो है कुंभी रूपी है। और तीसरा जो है वो आपका साकंद है। साकन, अब साकन को देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको कैसा होगा कि इसका जो शेप जो है कोई फिक्स नहीं है, कहीं से टेढ़ी है, कहीं से फुली हुई है। तो मूल जो है वो इसकी फुली हुई तथा अनिश्चित आकृति की होती है। और ये कैसा में होता है, गुलरबास, इसके अंदर है गुलरबास जो पौधा है उसकी रूट जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये है मुसला मूल के क्या है, उनके मॉडिफिकेशन, जो भोजन का संग्रहण करके उनका जो शेप जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, जिसमें तर्कु रूपी होती है मूली। ठीक है, उसमें बाद में कुंभी रूपी जो होती है वो जो होती है फुली हुई, किनारों से ये पतली। ठीक है, किनारा मतलब एक ही किनारे से पतली होती है। शंकु रूपी आप देखोगे तो इसमें गाजर आएगा, और साकन के अंदर देखोगे तो गुलरबास आएगा। इसकी आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। अब इसी के अंदर अगर देखने जाए तो कुछ जो होती है वो श्वसन मूल भी होती है। क्या होती है, श्वसन मूल। अच्छा, श्वसन मूल का मतलब क्या है, देखो जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो कमी के कारण क्या होता है कि वहां पर एक पहली चीज ये पाई जाती है वो दलदल इलाकों में, यानी मासी जो एरिया होता है वहां पे ये पाई जाती है। मासी एरिया में क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, तो पौधे की जो जड़ें होती है वो खूंटों के रूप में बाहर निकल जाती है। और वहां आसपास में आपको खूंटे ही खूंटे उस पेड़ के आसपास में दिखाई देते हैं, वो जड़ें होती है जिनको, जिनका कार्य जो होता है वो श्वसन का कार्य होता है। और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वात रंध्र, जिसको लेंटिकल, आपने स्टोमेटा नाम सुना होगा, एक लेंटिकल होते हैं जो वात रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ से होता है। और जो जड़ें खूंटे के रूप में जो बाहर निकलती है उनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको न्यूमेटोफोर बोला जाता है। ठीक है, तो ये श्वसन मूल कहलाती है। तो श्वसन मूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर पूछे जाते हैं कि भाई न्यू मेटाफोर क्या होती है, तो न्यू मेटाफोर एक श्वसन मूल है जो पादपों की जो जड़ें होती है वो फूटों के रूप में बाहर आ जाती है। इसी संरचना को क्या बोला जाता है, न्यू मेटाफोर बोला जाता है। ये ऑक्सीजन की जहाँ कमी होती है वहां पे ये, और दूसरी चीज जहाँ पे दलदल होता है तो दलदल की जगह पे ऑक्सीजन की क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। तो वहां पे जो है वो मूलें जो होती है, जड़ें जो होती है वो फूटों के रूप में बाहर आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे फूटे के फूटे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो है वो क्या है, श्वसन मूल है। और ये इसका एग्जांपल है जो राइजोफोरा है। ठीक है, राइजोफोरा है, एविसेनिया है। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल है। तो दलदल, ठीक है, दलदल भूमि में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वह उगने वाली वनस्पति की पादप जो भूमिगत मूसला मूल में असंख्य कुछ शाखाएं जो होती है ऋणात्मक, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो रूट होती है वो हमेशा आपने कहा है कि वो हमेशा ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती है, अभी इससे पहले बताया था। लेकिन ये ऐसी मूल है जो उल्टे काम कर रही है, जो उल्टे जा रही है। यानी जमीन तो नीचे की तरफ है, गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ लग रहा है ये ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण दलदली भागों के अंदर ये जो जड़ें होती है वो उल्टा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति जो होती है वो क्या करती है, ये दर्शाती है। कुछ शाखा वृद्धि करके भूमि की सतह के ऊपर आ जाती है, जिन्हें इन मूलों को न्यूमेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, ये वात रंध्र, लेंटिकल का मतलब होता है वात रंध्र, वात रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा श्वसन हेतु ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। एग्जांपल इसका कौन सा है, राइजोफोरा है, और दूसरा कौन सा है, एविसेनिया जो है वो इसके एग्जांपल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्वसन मूल जिसको बोलेंगे अपन जो है रेस्पिरेटरी मूल जो होती है वो कौन सी है, वो होती है न्यूमेटोफोर।
और कहाँ मिलती है, दलदल इलाकों के अंदर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। अब है अपस्थानिक मूल। पहले अपस्थानिक मूल वे मूल होती है जो मूलांकों से विकसित नहीं होती है, जो मूलांकों से विकसित नहीं है, मूलांकों से विकसित नहीं है, जो नहीं है वो क्या कहलाती है, अपस्थानिक मूल्य कहलाती है। इन मूलों के रूपांतरण उनके कार्यों में कार्यों की श्रेणी में देखें तो इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है अ के अंदर देखेंगे तो इसमें भोजन संकरण के लिए, तो ये भी क्या होती है ये, लेकिन देखो ये इसमें भी है, लेकिन ये कौन सी मूल्य है, अपस्थानिक मूल्य। अपस्थानिक मूल्य जो मूलांकों से विकसित नहीं होती है, ठीक है। पहली है भोजन संग्रहण के लिए कंदील जड़ें, कौन सी होती है, कंदील जिसको बोलते हैं ट्यूबरस, ट्यूब्स, ठीक, बल्ब जैसी। कुछ पौधों में, ठीक है, श्याम, ठीक है, प्रोस्टेट स्तंभ के पर संधियों से जड़ें निकलती है, ठीक है, जो खाद्य संग्रहण के कारण मोटी हो जाती है और कई पतली रह जाती है और निश्चित आकृति इसकी नहीं होती। उदाहरण के लिए शकरकंद, तो ठीक है, तो आप देखोगे शकरकंद के अंदर तो आपका ए वाला जो है ये शकरकंद है, तो इनके आकार जो होते हैं वो क्या है, वो शुकर, ठीक है, ये कौन सा है, ये शकरकंद है, वो शुक्रकंद था, ये कौन सा है, शकरकंद है। दूसरा है कंदील, कंदील गुच्छक मूल, ठीक है, कंदील अपस्थानिक जड़ों से गुच्छक के रूप में यानी ग्रुप के रूप में, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, कंदील जड़ है। ये कैसे निकलती है, ये जो है वो किसमें आपका गुच्छक के रूप में, आपका समूह के रूप में ये कैसी हो जाती है, अब मोटी हो जाती है, क्योंकि ये भी भोजन का क्या करती है, संग्रहण करती है। और कैसे हो जाती है, ये फूल जाती है। और इसमें एग्जांपल जो है वो सतवार है और दूसरा है डहेलिया। तीसरी है वो ग्रंथिल में, तो आप देखोगे तो ग्रंथियों की ग्रंथियां इसमें बन जाती है, किसमें बन जाती है, ग्रंथियां की ग्रंथियां इसके अंदर बन जाती है। ये जो देखो ये ग्रंथियां, ठीक है, ये ग्रंथियां बन जाती है। अच्छा, अपस्थानिक मोल के अंतिम छोर, अंतिम मतलब अंत में, बीच में नहीं बनेगी, ये अंत में बन रही है। अंतिम छोर पे शीर्ष पे खाद्य संचलन के कारण फूल कर गोल हो जाती है, ग्रंथि नुमा हो जाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी जो होती है वो इसका एग्जांपल है, तो ये अम्बा हल्दी का एग्जांपल है। दूसरा होता है मालाकार, आप देख रहे हैं आपको कुछ मालाकार दिख रही है, ठीक है, तो ये मालाकार जो है वो कुछ इस तरह से अपने को दिखती है, ठीक है। तो मालाकार जो है इसमें ये जड़ें जो होती है वो कैसी होती है, एकांतरण है, कैसी है ये, एकांतरण वाली होती है। और यहाँ पे आप देखोगे एकांतर क्रम में जुड़ी हुई रहती है, एकांतर मतलब एक के बाद में दूसरा, थोड़ी जगह छोड़ी वापस दूसरा दूसरा, ठीक है। और फुली हुई और पिचकी हुई होती है और माला के समान संरचनाएं बनाती है। उदाहरण के लिए जो है इसमें करेला, क्या करेला, करेले के अंदर आपको इस तरह से ये मिलती है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, करेला जो है वो इसका एग्जांपल है मालाकार का। उसके बाद में वलाकार, वलय के आकार, इसमें रूप देखेंगे आपको वलय के हिसाब से, ये वलय, ये वलय, ये वलय, ठीक है। वलय भूमिगत अवस्थानिक मूल जो खाद्य संचय होते हैं फूले हुए भाग में वलों की श्रृंखला बन जाती है। आप देखो वलय की वलय बन गई है, एक दो ऐसे ही वलय बन गई, ठीक है। तो वलय की वलय बन जाती है और इसका है आइपिकॉक, ठीक है। आइपिकॉक जो है वो क्या है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। एनुलेट रूट, तो ये होती है कंदील जड़ें, अपस्थानिक मूल्य के अंदर भोजन संग्रहण करने वाली कंदील जड़ें, जिसका एग्जांपल क्या है, शकरकंद है। दूसरे बात में है कंदील गुच्छ, जो गुच्छे के रूप में होती है, जिसमें है डेलिया है, ठीक है, और सतवा है। उसके बाद में ग्रंथिल में अभी आमा आती है, ठीक है। और आप देखो मालाकार में करेला है और वलाकार के अंदर आप देखोगे तो वो क्या है, एपिकॉक। ये इसके एग्जांपल हैं। और ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब है आंतरिक
आधार के आधार पे, आंतरिक जो है आधार के आधार पे इनको अलग अलग और विभाजित किया है। पहला है भोजन को संचित करने के लिए अपस्थानिक मूलों का, फिर आंतरिक जो है आधार के रूप में वो किया है। देखो सबसे पहला है अविस्तम मूल, जिसको प्रोप्स बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रोप्स, प्रोप्स प्रोप्स ये आपको मिलती है बरगद के अंदर। बरगद के अंदर आप देखते हो बनियन ट्री जो है उसके अंदर कई सारे स्तंभ से बहुत सारी शाखा निकलती है। देखो ये भी रूट है लेकिन मूलांकों से विकसित नहीं है, स्तंभ से विकसित होती है। ठीक है, ये वायवीय शाखाओं से निकलकर, यानी जो स्तंभ है वायवीय भाग के अंदर लटकती जाती है। इन मूलों में मूल गोप होती है। ठीक है, और ये बड़ी करती हुई भूमि के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो आपने बरगद के पेड़ बहुत सारे देखे होंगे, तो उसके अंदर आप जो जो जड़ें लटकती है वो कौन सी रूट होती है, वो प्रॉक्स रूट होती है, अविस्तंभ मूल होती है। ठीक है, ये पौधे के स्तंभ को समान दृढ़ता प्रदान करती है। इससे पौधे के स्तंभ जो होता है वो मजबूत रहता है। ठीक है, गिरते नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें कौन सा है, बरगद है। ठीक है, दूसरी जो मूल है वो है जटा मूल, जिसको बोलते हैं अपन जटा मूल। ठीक है, जटा मूल ये स्तंभ के आधार के भाग से निकलती तीसरी दिशाओं के अंदर वृद्धि करती हुई भूमि के अंदर प्रवेश करती है। ये स्तंभ के आधार को प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है स्तंभ। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है वो गन्ना है, केवड़ा है, इसके अंदर ये पाई जाती है। तो आप देख रहे हो ये गन्ना है, तो गन्ने के यहाँ पे जब ऊपर से पर्व संधि जो होती है, पर्व जो होते हैं वहां से ये जड़ें निकलती है और तीसरी कैसे करती है, ये वृद्धि करती है। ठीक है, और जमीन के अंदर चली जाती है, जिससे इसको क्या मिलता है, सारा प्रदान होता है। तो गन्ने के अंदर कौन सी मूल होती है, जटा मूल होती है। और कौन सी है, अपस्थानिक मूल है, क्योंकि मूलांकों से विकसित नहीं होती है। दूसरी होती है आरोही मूल, जो क्या होती है, आरोही मतलब चढ़ने वाली। ये पर्व संधियों से निकलती है, ये पौधे के आरोह में सहायता करती है। आप देख रहे हो ये ये पर्व संधि से निकलती है। और इसका एग्जाम्पल है पान। ठीक है, पान का पत्ते जो होते हैं वो। उसके बाद में वृक्षप्रस्थ रूप जो है वो है वपमूल, वप्रमूल। वप्रमूल कुछ बड़े वृक्षों के स्तंभ से निकलने के हिस्से में तख्ते के समान, आप देख रहे हो ये तख्ते के तख्ते जैसे इस तरह से। ठीक है, से जड़ें निकलती है और विभिन्न दिशाओं में विस्तारित हो जाती है। ये वास्तव में कुछ स्तंभ एवं कुछ मूलों का हिस्सा होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसका है कौन सा है, सेमल है और टर्मिनेरिया है। टर्मिनेरिया जो है वो इसका एग्जाम्पल है। एक तो है सेमल और दूसरा जो कौन सा है, टर्मिनेरिया। तो ये जो है वो कौन सी यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली है। अविस्तम मूल जिसमें बरगद आता है। ठीक है, जटा मूल जिसके अंदर गन्ना और केवड़ा आता है। आरोही मूल जो है उसके अंदर पान आता है। और वप्रम मूल जो है उसके अंदर कौन सा आता है, सेमल और टर्मिनेरिया आता है। तो टर्मिनेरिया के अंदर आप देख सकते हो जो आपको कैसा है, बॉम्बेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे मिल रहा है, ये कुछ हिस्सा जो होता है स्तंभ का भी होता है, कुछ जो होता है वो रूट का भी होता है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सख्त तख्ते के समान संरचना बनाते हैं। अब विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरण जड़ें कौन सी, विशिष्ट कार्यों के लिए आप देखोगे तो एक तो स्वांगी कार्य जड़ें। ठीक है, इन जड़ों में हरित लवक पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। देखो अभी बताया था कि हरित लवक नहीं पाया जाता है जड़ों के अंदर, लेकिन ये विशिष्ट कार्य करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होता है, इनके अंदर हरित लवक का पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कौन आता है, सिंगाड़ा। ठीक है, तो आप सिंगाड़े के जीरो की अंदर देखो तो आपको हरित लवक मिलेगा, ये हरे रंग की होती है। तो यहाँ पे ये जो है सिंगाड़े का प्लांट का पौधा, सिंगाड़ा गिलोई है। ठीक है, टीनोस्पोरा। दूसरा जो है वो आदरता ग्रही है या अधिपादक मूल होती है, जो दूसरे किसी पादप पे उठती है। तो आप देख रहे हैं ये अधिपादक मूल, ये कैसी है, अधिपादक मूल है, जो दूसरों के पादप के यहाँ पे ये ग्रो करती है। यानी अधिपादक मिलने पादपों में मिलने वाली जड़ें हवा में लटकी हुई रहती है। ये हरी होती है, स्पंजी है ऊतकों से और बिलावे से घिरी हुई रहती है। इन ऊतकों की सहायता से वायुमंडल में नमी का अवशोषण करते हैं बिलावे। ठीक है, जो कवर है वो क्या करेगा, इसको जो आर्द्रता है वो उसको ये क्या करती है, ग्रहण करती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है।
यानी आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे जड़ें जो होती है वो आर्द्रता को क्या करती है, पानी को यहाँ से ग्रहण करती है। नेक्स्ट होती है वो होती है सूचक सकिंग रूट। सकिंग रूट आपको मिलेगी किसके अंदर, आपको सामने डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है कस्पुटा, ठीक है, हॉरिस्टोरिया। हॉरिस्टोरिया के अंदर आप देखोगे इसमें जो होती है सूचक मूल होती है, ये क्या करती है, अमरबेल। अमरबेल इसका एग्जांपल है। अमरबेल जो दूसरों पे रह के, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, दूसरों पे प्लांट पे रह के अपने खाने को दूसरे होस्ट से ये प्राप्त करता है। ये क्या है, परजीवी पौधों के अंदर जड़ें पर उसी पौधों के ऊतकों में प्रवेश करती है तथा उन ऊतकों से अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इनको मूलों को सूचक मूल या सकिंग रूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी रूट जो होती है वो इसके अंदर प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करके क्या करती है, अपना खाना अवशोषित करती रहती है। और इसका एग्जाम्पल है कस्पुटा। कस्पुटे को बोला जाता है अमरबेल। ठीक है, तो ये अमरबेल का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्वांगीकरण में आप देखोगे तो सीधा है। ठीक है, अधि आर्द्रता ग्राही में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये अधिपाद जिसके अंदर ऑर्किड्स आते हैं। क्या आता है एग्जांपल के अंदर, क्या है इसमें, ऑर्किड्स, जैसे ऑर्किड्स। ठीक है, और आप थर्ड में सूचक मूल देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमरबेल इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो है प्लावी। प्लावी फ्लोटिंग वाली, तैरने वाली। तो तैरने वाली में आप देख रहे हो कि इस तरह से इनकी जड़ें जो होती है वो कैसी है, तैरने वाली जो होती है वो अनुकूलित होती है। ये जलीय पादपों में मिलती है पहली चीज, परसंधियों से निकलती है। ये रंगीन स्पंजी फूली हुई होती है, इनमें से कुछ वायु भरी हुई रहती है और ये पौधे को उत्प्लावनता वायु फोर्स जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपको कौन सी मिल रही है, ये प्लावी जड़ें होती है जिसमें जूसिया। दूसरी होती है प्रजननकारी। इन जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और जो काइट जनरल में सहायक होती है, जैसे शकरकंद है, डहेलिया है, इनकी जड़ें के अंदर क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं होती है जिनसे वापस नया पादप बन सकता है। उसके बाद में होती है पर्णमूल। पर्ण पत्तियों से, फलक से, पत्तियों की जो फलक कोर होते हैं इससे विकसित होती है और इसी से क्या होता है, नया पादप विकसित होता है। नया पादप विकसित होता है, नया पादप विकसित होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जो है वो ब्रायोफिल्म है जिसको बोलते हैं जाता है पत्थर चट्टा। कौन सा बोला जाता है, पत्थर चट्टा बोला जाता है। पत्थर चट्टा जो है वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें पत्तियां जो होती है आप देख लो ब्रायोफिल्म, ये पत्ती जो होती है जैसे नीचे गिरती है, इसके नोड जो होते हैं, कोर जो होते हैं, वहां पे फलक के यहाँ पे, या देख लो यहाँ पे आपको क्या बनता है, नया प्लांट बन रहा है। इधर भी देखो तो आपको नया प्लांट ये बन रहा है। तो पत्ती की जो कोर होते हैं, किनारे होते हैं, वहां से क्या बनते हैं, नए पादप का निर्माण होता है। पत्र चट्टा इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। माइक्रोराइजिया। माइक्रोराइजिया आपको पहले भी समझाया था, जिसके अंदर क्या होती है, फंगस जो रहती है, फंगस यानी कवक, कवक जो रहती है वो जड़ों में पाई जाती है। ऐसी रूट को कौन सी रूट बोला जाता है, माइक्रो। अच्छा, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो जो खनिज लवण जो होते हैं, जो अपघटन का कार्य कवक का है, तो अपघटन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, यानी पोषक तत्व जो होते हैं, वो उनको क्या करती है, पादप को प्रदान करती है और पादप उसको क्या करता है, रहने के लिए और खाना उसको प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कवक तंतु उस श्रेणियों के पादपों के मूल में सजीवित है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे इसको, सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है इसका। सिम्बायोसिस, और ये किसमें मिलता है, पाइनस की जड़ों के अंदर। इंपॉर्टेंट, पाइनस जो होता है उसकी जड़ के अंदर क्या मिलती है, कवक मिलती है। ऐसी रूट को कवक मूल कहा जाता है। ठीक है, प्रजननकारी आप देखेंगे तो ये प्रजननकारी मूल। ठीक है, ये किसमें मिलती है, ये शकरकंद और डेलिया के अंदर मिलती है। ठीक है, ये आपके प्लावी मूल है, ये प्रजनन मूल है, ये पर्ण मूल है, और वो कौन सी आपकी माइक्रोराइजिया। अब नेक्स्ट जो है वो है सिकुड़ने और खींचने वाली कली। ये सिकुड़न अतः फूल कर पौधे को वायवीय भागों तथा अवबोध
भौमिक भाग को उचित स्तर पर बनाए रखती है। जैसे प्याज के लिए, प्याज के अंदर ये जड़ें जो है वो इसको क्या करती है, एक सिकुड़ने में, ठीक है, वहां पे अविस्तम और अंत भौमिक भाग को, जो अंदर भूमि के अंदर जो भाग है उसको ये उचित स्तर पर बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्लीनिंग मूल है। क्लीनिंग मूल ये अधिपादपों में मिलती है तथा शाखाओं के दरारों के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। ये देखो इसकी मूलें जो है वो कहाँ पे करती है, शाखाओं के जो दरार है या पत्थर भी है तो उनकी दरारों के अंदर ये प्रवेश करती है, और जो अधिपादक है वो आधार प्रदान करती है। इसको क्या करती है, आधार प्रदान करती है, और ये किसमें पाई जाती है, वांडा और अंगी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो कंटिका मूल है, जिसमें रूट थॉर्न मिलते हैं। ये मूल तने के आधारी भाग से निकलती है, दृढ़ होती है, नुकीली कांटों के सदृश होती है, आरोहण में सहायता करती है, ऊपर चढ़ने में इसको क्या करती है, सहायता करती है। और इसका एग्जांपल है प्रोथोस, ठीक है। तो प्रोथोस जो है वो क्या करता है, यहाँ पे जो है वो क्या करता है, यहाँ पे ये कांटों के रूप में यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ने के अंदर क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो आप देखो जड़ के अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, कांटों के समान सदस्य संरचना मिलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रूट थ्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो ये है रूट के कुछ मॉडिफिकेशन है, जिसमें अपन ने मूसला मूल और अपस्थानिक मूल दोनों पढ़े। मूल का मेन कार्य जो है पादप को अवस्थित करना, ठीक है। दूसरा यानी वो पादप को वहां पे एक स्थिति प्रदान करना ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज जो है जड़ें जो रहती है जिससे जो है मृदा का अपरदन भी कम होता है। और तीसरी बात ये है कि जो पौधा जो खड़ा है, ठीक है, उनके अंदर जो मेन जो कार्य इसका है वो ये है कि ये जल एवं खनिज लवणों का क्या करती है, अवशोषण करती है, ठीक है। तो ये थी जड़ों के कुछ मॉडिफिकेशन, ठीक है। और आप देखने जाओगे कि जलीय पादप जो होते हैं उनमें जड़ जो होती है उनका विकास जो होती है वो कम होती है, विकास जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इसका कार्य जो है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। बट आप देखने जाओगे कि जल के अंदर ही पौधा है तो वहां पे जो है वो इतने जल की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनकी जो रूटें जो होती है वो अल्प विकसित होती है, ठीक है। तो ये थी अपना आज का रूट वाला चैप्टर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलती है अपनी अगली क्लास के में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।